नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पत्नी का पत्र। श्री चरण कमलेशु। आज हमारे विवाह को 15 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने कभी तुमको चिट्ठी ना लिखी। सदा तुम्हारे पास ही बनी रही। न जाने कितनी बातें कहती सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी नहीं मिली। आज मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ। तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंगे के साथ शंख का होता है। वह तुम्हारे तन मन से चिपक गया है, इसलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी, उन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मैं तुम्हारे घर की मंझली बहू हूँ, पर आज 15 वर्ष बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है। इसलिए आज साहस करके यह चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे तुम अपने घर की मंझली बहू की ही चिट्ठी मत समझना। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात जिन्होंने मेरे भाग्य में लिखी थी, उन्हें छोड़कर जब इस संभावना का और किसी को पता न था, उसी शैशव काल में मैं और मेरा भाई एक साथ ही सनिपात के ज्वार से पीड़ित हुए थे। भाई तो मारा गया, पर मैं बची रही। मोहल्ले की औरतें कहने लगी, मृणाल लड़की है ना, इसलिए बच गई। लड़का होती तो मारा गया, पर मैं बची रही। मोहल्ले की औरतें कहने लगी, लड़का होती तो क्या बच सकती थी। चोरी की कला में यमराज निपुण है, उनकी नज़र कीमती चीज़ों पर ही पड़ती है। मेरे भाग्य में मौत तक नहीं है। यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं यह चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। एक दिन जब दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा तुम्हारे मित्र नीरद को साथ लेकर कन्या देखने आए थे, तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। दुर्गम गांव में मेरा घर था, जहाँ दिन में भी सियार बोलते रहते। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी में चलने के बाद बाकी 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी में बैठकर पार करने के बाद हमारे गांव में पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई, जिस पर मामा हमारे पूर्वी बंगाल के उस भोजन की हंसी उड़ाना आज भी नहीं भूलते। तुम्हारी माँ की एक ही जिद की कि बड़ी बहू के रूप की कमी मंझली बहू के द्वारा पूरी करे, नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गांव क्यों आते। पीलिया यकृत अमर शूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती, वे स्वयं ही आकर घेर लेते हैं। छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक करने लगी। माँ दुर्गा का जाप करने लगी। शहर के देवता को गांव का पुजारी क्या देकर संतुष्ट करे। बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मूल्य नहीं होता। देखने आया हुआ व्यक्ति उसका जो मूल्य दे वही उसका मूल्य होता है। इसलिए तो 1000 रूप होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी भी तरह दूर नहीं होता। सारे घर का यही नहीं, सारे मोहल्ले का यह आतंक मेरी छाती पर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का सारा उजाला और संसार की समस्त शक्ति उस दिन मानो इस 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की को 2 परीक्षकों की 2 जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़ रखने के लिए चपरासगिरी कर रही थी। मुझे कहीं छिपने की जगह न मिली। अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कांपती हुई शहनाई बज उठी। मैं तुम लोगों के यहाँ आ पहुंची। मेरे सारे ऐबों का ब्यौरेवार हिसाब लगाकर गृहिणियों को यह स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदर जरूर हूँ। यह बातें सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा भारी हो गया, लेकिन सोचती हूँ मुझे रूप की जरूरत ही क्या थी। रूप नामक वस्तु को अगर किसी त्रिपुंडी पंडित ने गंगा मिट्टी से गढ़ा हो तो उसका आदर हो, लेकिन उसे तो विधाता ने केवल अपने आनंद से निर्मित किया है। इसलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मूल्य नहीं। मैं रूपवती हूँ, इस बात को भुलाने में तुम्हें बहुत दिन नहीं लगे, लेकिन मुझ में बुद्धि भी है। यह बात तुम लोगों को पग पग याद करनी पड़ी। मेरी यह बुद्धि इतनी प्रकृत है
कि तुम लोगों की घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी वह आज भी टिकी हुई है। मेरी इस बुद्धि में माँ बड़ी चिंतित रहती थी। नारी के लिए यह तो एक बला ही है, बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है। वह यदि बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खा खा कर उसका सिर फूटेगा ही। लेकिन तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? तुम लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि दे डाली है, अब मैं उसे लुटाऊं भी तो किसको? तुम लोग मुझे पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे। अक्षम्य को कड़ी बात कहने से ही सांत्वना मिलती है, इसलिए मैंने उसको क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारी घर गृहस्थी से बाहर थी, जिसे तुम में से कोई नहीं जानता। मैं तुम सब से छिपाकर कविता लिखा करती थी। वह भले ही कूड़ा करकट क्यों ना हो, उस पर तुम्हारे अंतरपुर की दीवार ना उठ सकी। वही मुझे मृत्यु मिलती थी, वहीं पर मैं रो पाती थी। मेरे भीतर तुम लोगों की मजली बहू के अतिरिक्त जो कुछ था, उसे तुम लोगों ने कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि उसे तुम लोग पहचान भी न पाए। मैं कवि हूँ, यह बात 15 वर्ष में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं आई। तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों में मेरे मन में जो सबसे ज्यादा जगती रहती है, वह है तुम लोगों की गौशाला। अंतपुर को जाने वाले जीने की बगल के कोठे में तुम लोगों की गाय रहती है। सामने के आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगह न थी। आंगन के कोने में गायों को भूसा देने के लिए काठ की नाद थी। सवेरे नौकर को तरह तरह के काम रहते, इसलिए भूखी गाय नाद के किनारों को चाट चाट कर चबा चबा कर खुरच देती। मेरा मन रोने लगता। मैं गवई गांव की बेटी जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर आई, उस दिन उस बड़े शहर के बीच मुझे वे गाय और 3 बछड़े चिर परिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन मैं रही बहू रही, खुद न खाकर छिपा छिपा कर मैं उन्हें खिलाती रही। जब बड़ी हुई तब गौओं के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले मेरे गोत्र के बारे में संदेह प्रकट करते। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा था। अगर वह बची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है, जो कुछ सत्य है, वह सब मुझे ला देती। तब मैं मंझली बहू से एकदम माँ बन जाती। गृहस्थी में बंधी रहने पर भी माँ विश्व भर की माँ होती है, पर मुझे माँ होने की वेदना ही मिली, मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुझे याद है, अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर का भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था और जच्चा घर देखकर नाराज होकर उसने डांट फटकार भी लगाई थी। सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा बाग है, कमरे में भी साज सिंगार की कोई कमी नहीं, पर भीतर का भाग मानो पश्मीने के काम की उल्टी परत हो। वहाँ न कोई लज्जा है, न सौंदर्य, न श्रृंगार। उजाला वहाँ टिमटिमाता रहता है, हवा चोर की भांति प्रवेश करती है। आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम नहीं लेता। फर्श और दीवार पर कालिमा अक्षय बनकर विराजती है। लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी। उसने सोचा था कि शायद इस समय को रात दिन दुख होता होगा। बात बिल्कुल उल्टी है। अनादर नाम की चीज राख की तरह होती है। वह शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रखती है, लेकिन ऊपर से उसके भाव को प्रकट नहीं करती। जब आत्मसम्मान घट जाता है, तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखता, इसलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लजा पाती है। इसलिए मैं कहती हूँ, अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है कि नारी को दुख पाना ही होगा, तो फिर जहाँ तक संभव हो उसे अनादर में रखना ही ठीक है। आदर से दुख की व्यथा और बढ़ जाती है। तुम मुझे चाहे जैसे रखते रहे, मुझे दुख है, यह बात कभी मेरे ख्याल में भी ना आई। जच्चा घर में जब सिर पर मौत मंडराने लगी थी, तब भी मुझे कोई डर नहीं लगा। हमारा जीवन ही क्या है कि मौत से डर पड़े। जिनके प्राणों को आदर और यत्न से कसकर बांध लिया हो, मरने में उन्हीं को कष्ट होता है। उस दिन अगर यमराज
मुझे घसीटने लगते तो मैं उसी तरह उखड़ जाती जिस तरह पोली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खींच आती है। बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी है। हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते लज्जा आती है। मेरी बेटी संध्या तारे की तरह क्षण भर के लिए उदित होकर अस्त हो गई। मैं फिर से अपने दैनिक कामों में और गाय बछड़ों में लग गई। इसी तरह मेरा जीवन आखिरी तक जैसे तैसे कट जाता। आज तुम्हें यह चिट्ठी लिखने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन कभी कभी हवा एक मामूली सा बीज उड़ाकर ले जाती है और पक्के दालन में पीपल का अंकुर फूट उठता है और होते होते उसी लकड़ी पत्थर की छाती विदीर्ण होने लग जाती है। मेरी गृहस्थी की पक्की व्यवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कण न जाने कहां से उड़ आ पड़ा। तभी से दरार शुरू हो गई जब विधवा माँ की मृत्यु के बाद मेरी बड़ी जेठानी की बहन बिंदु ने अपने चचेरे भाइयों के अत्याचारों के मारे एक दिन हमारे घर में अपनी दीदी के पास आश्रय लिया था। तब तुम लोगों ने सोचा था यह कहाँ की बला आ गई। आग लगे मेरे स्वभाव को, करती भी क्या देखकर। तुम सब मन ही मन खींच उठे हो, इसलिए उस निराशादार लड़की को घेरकर मेरा संपूर्ण मन यकायक कमर बांधकर खड़ा हो गया। पराए घर में पराए लोगों की अनिच्छा होते हुए भी आश्रय लेना कितना बड़ा अपमान है। यह अपमान भी जिसे विवश होकर स्वीकार करना पड़ा हो, उसे क्या धक्का देकर एक कोने में डाल दिया जाता है। बाद में मैंने अपनी बड़ी जेठानी की दशा देखी। उन्होंने अपनी गहरी संवेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमें पति की इच्छा नहीं है तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आ पड़ी हो, मानो अगर वह किसी तरह दूर हो सके तो जान बचे। उन्हें इतना साहस ना हुआ कि वे अपनी अनाथ बहन के प्रति खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके। वे प्रतिव्रता थी। उनका यह संकट देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा। मैंने देखा बड़ी जेठानी ने खास तौर से सबको दिखा दिखाकर बिंदु के खाने पहनने की ऐसी रद्दी व्यवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों के से काम सौंप दी कि मुझे दुख ही नहीं लज्जा भी हुई। मैं सबके सामने इस बात को प्रमाणित करने में लगी रहती थी कि हमारी गृहस्थी को बिंदु बहुत सस्ते दामों में मिल गई है, ढेरों काम करती है, फिर खर्च की दृष्टि से बेहद सस्ती है। मेरी बड़ी जेठानी के पितरंश में कुल के अलावा और कोई बड़ी चीज न थी, न रूप था न धन। किस तरह मेरे ससुर के पैरों पड़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्याह हुआ था, यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो। वे सदा यही सोचती रही कि उनका विवाह तुम्हारे वंश के प्रति बड़ा भारी अपराध था, इसलिए वे सब बातों में अपने आप को भरसक दूर रखकर अपने को छोटा मानकर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगह में सिमटकर रहती थी। लेकिन उनके इस प्रशंसनीय उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही। मैं अपने आप को हर तरफ से इतना बेहद छोटा नहीं बना पाती। मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और की खातिर बुरा समझने को मैं उचित नहीं मानती। इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं। बिंदु को मैं अपने कमरे में घसीट लाई। जिज्जी कहने लगी, मंझली बहू गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर डालेगी। मेरी इस ढंग से शिकायत करती फिरती थी मानो मैंने कोई भारी आफत ढा दी हो। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ वे मन ही मन सोचती थी कि जान बची। अब अपराध का बोझ मेरे सिर पर पड़ने लगा। वे अपनी बहन के प्रति खुद जो स्नेह नहीं दिखा पाती थी वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हल्का हो जाता। मेरी बड़ी जेठानी बिंदु की उम्र में से 2-1 अंक कम कर देने की चेष्टा किया करती थी, लेकिन अगर अकेले में उनसे यह कहा जाता है कि उसकी अवस्था 14 से कम नहीं थी तो जाती ना होती। तुम्हें तो मालूम है देखने में वह कितनी कुरूप थी कि अगर वह फर्श पर गिरकर अपना सिर फोड़ लेती तो भी लोगों को घर के फर्श की चिंता होती।
यही कारण है कि माता पिता के ना होने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह की सोचता। जो और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिसके प्राणों में इतना बल हो कि उससे ब्याह कर सके। बिंदु बहुत डरती डरती मेरे पास आई, मानो अगर मेरी देह उससे छू जाएगी तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मानो संसार में उसका जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था, इसलिए वह हमेशा अलग हटकर आंख बचाकर चलती। उसके पिता के यहाँ उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक कोना भी नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वह फालतू चीज की तरह पड़ी रह सके। फालतू कूड़े को घर के आसपास अनायास ही स्थान मिल जाता है, क्योंकि मनुष्य उसको भूल जाता है। लेकिन अनावश्यक लड़की एक तो अनावश्यक ही होती है, दूसरे उसको भूलना भी कठिन होता है, इसलिए उसके लिए धूरे पर भी जगह नहीं होती। फिर भी यह कैसे कहा जा सकता है कि उसके चचेरे भाई ही संसार में परमावश्यक पदार्थ थे। जो हो, वे लोग भी खूब थे। यही कारण है कि जब मैं बिंदु को अपने कमरे में बुला लाई तो उनकी छाती धकत धकत करने लग गई। उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगह है, यह बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई। लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो था नहीं, इसलिए मेरा काम आसान नहीं हुआ। मेरे पास 2-4 दिन रहने पर ही उसके शरीर में न जाने क्या क्या निकल आया। शायद अमहोरी रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा। तुमने कहा शीतला, क्यों न हो, वह बिंदु थी ना। तुम्हारे मोहल्ले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया। 2-1 दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2-1 दिन धीरज किसको होता। बिंदु तो अपनी बीमारी की लज्जा से मरी जा रही थी। मैंने कहा शीतला है तो हो, मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। और इस बात पर जब तुम सब लोग मेरे ऊपर भड़ककर क्रोध की मूर्ति बन गए, यही नहीं, जब बिंदु की जीजी भी बड़ी परेशानी दिखाती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी, तभी उसके शरीर के वे सारे लाल लाल दाग एकदम विलीन हो गए। मैंने देखा कि इस बात से तुम लोग और भी व्यग्र हो उठे। कहने लगे, अब तो वाकई शीतला बैठ गई है, क्यों न हो, बिंदु थी ना। अनादर के पालन पोषण में एक बड़ा गुण है, शरीर को वह एकदम अजर अमर कर देता है। बीमारी आने का नाम नहीं लेती, मरने के सारे आम रास्ते बिल्कुल बंद हो जाते हैं। इसलिए लोग उसके साथ मजाक करके चला गया। हुआ कुछ नहीं है, लेकिन यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि संसार में ज्यादा साधनहीन व्यक्ति को आश्रय देना ही सबसे कठिन है। आश्रय की आवश्यकता उसको जितनी अधिक होती है, आश्रय की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विषम होती है। बिंदु के मन से जब मेरा डर जाता रहा, तब उसको एक को ग्रह ने पकड़ लिया। वह मुझसे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा। स्नेह की ऐसी मूर्ति तो संसार में पहले कभी देखी ही न थी। पुस्तकों में पढ़ा अवश्य था, पर वह भी स्त्री पुरुष के बीच ही बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती। अब इतने दिनों बाद यह कुरूप लड़की मेरे उसी रूप के पीछे पड़ गई। रात दिन मेरा मुंह देखते रहने पर भी उसकी आंखों की प्यास नहीं बुझती थी। कहती, जिज्जी, तुम्हारा यह मुंह मेरे अलावा कोई और नहीं देख पाता। जिस दिन मैं स्वयं ही अपने केश बांध लेती, उस दिन वह बहुत रूठ जाती। अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनंद आता। कभी कहीं दावत में जाने के अतिरिक्त और कभी तो मुझे साज श्रृंगार की आवश्यकता पड़ती ही न थी। लेकिन बिंदु मुझे तंग कर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती। वह लड़की मुझे लेकर बिल्कुल पागल हो गई थी। तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिट्टी न थी। उत्तर की ओर की दीवार में नाली के किनारे न जाने कैसे एक गांव का पौधा निकला। जिस दिन जान पड़ता की धरती पर वसंत आ गया है और जिस दिन मेरी घर गृहस्थी में जुटी हुई इस अनादृत लड़की के मान का ओर छोर किसी तरह रंग उठा, उस दिन मैंने जाना कि हृदय के जगत में भी वसंत की हवा बहती है। वह किसी स्वर्ग से आती है।
गली के मोड़ से नहीं। बिंदु के स्नेह के दुस्साहसा वेग ने मुझे अधीर कर डाला। मैं मानती हूँ कि मुझे कभी कभी उस पर क्रोध आ जाता, लेकिन उस स्नेह में मैंने अपना एक ऐसा रूप देखा जो जीवन में पहले कभी नहीं देख पाई। वही मेरा मुख्य स्वरूप है। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।